लॉ ऑफ टॉट्स विद करण सिंह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेफेमेशन। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करता है जिसके चलते उस इंडिविजुअल की सोसाइटी में रेपुटेशन डाउन हो जाती है, इसे ही डेफेमेशन यानी कि मानहानि कहा जाता है। एक पर्सन की रेपुटेशन उसकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मायने रखती है और साथ ही दूसरों की प्रॉपर्टी से भी। डेफेमेशन के दो पार्ट्स हैं, लिबेल एंड स्लैंडर। अगर डेफेमेटरी स्टेटमेंट ओरली हो तो उसे स्लैंडर कहा जाता है, और वहीं डेफेमेटरी स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में हो तो उसे लिबेल कहा जाता है, और इसमें पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज भी ज़्यादा होता है। इंडियन लॉ में बोथ लिबेल और स्लैंडर एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर द सेक्शन 499 आईपीसी, और वहीं इंग्लिश लॉ में लिबेल एक क्रिमिनल ऑफेंस है लेकिन स्लैंडर सिर्फ एक सिविल रॉन्ग है। अंडर द डेफेमेशन एक्ट 1952 सेक्शन 1 कहता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट को वायरलेस टेलीग्राफ के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाएगा तो वो लिबेल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रेपुटेशन को परमानेंट फॉर्म में डैमेजेस फेस करने पड़े। और वहीं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिबेल और स्लैंडर को इस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं कि लिबेल आई के थ्रू एड्रेस होता है और स्लैंडर ईयर के थ्रू। इसेंशियल्स ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन के 3 इसेंशियल्स हैं। पहला इसेंशियल कहता है कि प्लेंटिफ को दी गई स्टेटमेंट डेफेमेटरी हो जिससे प्लेंटिफ को डैमेजेस फेस करना पड़े, और दी हुई स्टेटमेंट प्लेंटिफ के बारे में हो, साथ ही दी हुई स्टेटमेंट पब्लिश भी हो जिससे वो किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में भी आई हो, जिसके चलते प्लेंटिफ डिफेम हुआ हो। अगर स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुई हो तो प्लेंटिफ डेफेमेशन के लिए कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकेगा। फर्स्ट इसेंशियल, द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। डेफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिससे प्लेंटिफ की रेपुटेशन को हार्म और इंजरी हो। अकॉर्डिंग टू सेलमंड, अगर कोई पर्सन फॉल्स और डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करता है जिसके चलते किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को इंजरी हो और साथ ही सोसाइटी में जो लोग उसके बारे में अच्छी थिंकिंग रखते हैं वो लोग उस पर्सन को हेट्रेट और फियर मैनर से देखने लगें। राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, ऑल इंडिया रिपोर्ट 2006। इस केस में इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाती है लेट राजीव गांधी के असैसिनेशन को लेकर के, जिसमें डिफेंडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करता है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पास ये प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि एलटीटीई कैडरे मतलब लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल, जो कि एक बैंड संस्था है, वो लेट श्री राजीव गांधी के असैसिनेशन पर बोली लगा रही होती है। प्लेंटिफ लेट श्री राम जेठमलानी तमिलनाडु के सीएम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्लेंटिफ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दौरान डिफेंडेंट से क्रॉस एग्जामाइन करते हैं कि तभी डिफेंडेंट प्लेंटिफ पर यह एलिगेशन लगाता है कि प्लेंटिफ ने एलटीटी कैडरे से घूस यानी कि रिश्वत खाई है। डिफेंडेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग के प्रिविलेज को एक्सीड करते हुए प्लेंटिफ पर यह एलिगेशन लगाता है, जिसके चलते प्लेंटिफ डिफेम हो जाते हैं और साथ ही डिफेंडेंट लायबल होता है कंपनसेशन पे करने के लिए। एसएनएम अवधि वर्सेस प्रफुल्ला कुमार मोहंता, ऑल इंडिया रिपोर्ट 2002। इस केस में डेट 8 सितंबर 1990 को वीकली ऑफ इंडिया नाम की न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें आसाम के पूर्व सीएम प्रफुल्ला कुमार मोहंता पे ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो अपनी मैन और मसल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट से प्लेंटिफ की मानहानि होती है, जिसके चलते डिफेंडेंट लायबल होता है 50,000 का कंपनसेशन पे करने के लिए। इन्वेंडो, इसका मतलब होता है कोई बोली हुई स्टेटमेंट जिसके इनडायरेक्ट मीनिंग से कोई डिफेम हो। अक्सर बोली हुई स्टेटमेंट इनोसेंट साबित होती है लेकिन उसका लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग डेफेमेटरी की ओर इशारा करता है। इंटेंशन टू डिफेम इज नॉट नेसेसरी, मॉरिसन वर्सेस रिठीम एंड कंपनी 1902। इस केस में डिफेंडेंट गुड फेथ में मिस्टेक स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है कि प्लेंटिफ ने ट्विंस को बर्थ दिया है, जबकि असल में प्लेंटिफ की
2 महीने पहले ही शादी हुई होती है। डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होता है। सेकंड एसेंशियल, द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना होगा कि बोली गई स्टेटमेंट उसके बारे में हो। अगर डिफेंडेंट इनडायरेक्टली भी कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट प्लेंटिफ के खिलाफ कहता है, फिर भी डिफेंडेंट डेफेमेशन के लिए लायबल होगा। टीवी रामाशोभा अय्यर वर्सेस एएमए मोहिंदीन, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1972। 80 फरवरी 1961 को डिफेंडेंट दीन मलार नाम के एक डेली न्यूज़पेपर में न्यूज़ आइटम पब्लिश करता है कि प्लेंटिफ तिरुनिरावली से कुछ सेंटेड अगरबत्ती सीलोन में एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से वापस आते समय मद्रास में उसके पार्सल से कुछ ओपियम बरामद होती है। इस बात के चलते प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन लेता है, जिसमें डिफेंडेंट के इस फॉल्स स्टेटमेंट को पब्लिश करने से प्लेंटिफ डिफेम हो जाता है, जिसके बाद डिफेंडेंट न्यूज़ आर्टिकल रीपब्लिश करता है जिसमें वो स्टेट करता है कि प्लेंटिफ के खिलाफ लगाए हुए सारे एलिगेशंस रॉन्ग हैं। डिफेमेशन ऑफ द डिसीज्ड। किसी डिसीज पर्सन को डिफेम करना टॉट नहीं है, लेकिन किसी पर्सन की फैमिली और नियर रिलेटिव्स में अगर कोई डिसीज्ड हो, उसको पॉइंट आउट करके अगर अब्यूज़ किया जा रहा हो या फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी जा रही हो तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। थर्ड एसेंशियल, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। डिफेंडेंट द्वारा प्लेंटिफ को बोली गई डिफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिश होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुई है, जिसका मतलब वो किसी तीसरे के नॉलेज में नहीं आई है, तो प्लेंटिफ डेफेमेशन के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकेगा। साथ ही डेफेमेटरी स्टेटमेंट प्लेंटिफ के खुद के नॉलेज में आ जाने से डेफेमेशन कंसीडर नहीं होगा जब तक कि वो किसी दूसरे के नॉलेज में नहीं आ जाए। सपोज डिफेंडेंट प्लेंटिफ को लेटर लिखने के लिए अपने टाइपिस्ट को कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट डिक्टेट करता है, तो वो सफिशिएंट और इनफ पब्लिकेशन है। अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को एक डेफेमेटरी लेटर सेंड करता है उस लैंग्वेज में जो प्लेंटिफ को नहीं आती है, तो वो डेफेमेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन प्लेंटिफ के लेटर को रॉन्गफुली पढ़ लेता है तो उसके लिए भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अगर फादर अपने सन को भेजे हुए लेटर को पढ़ लेता है या फिर बटलर यानी कि सर्वेंट अपने एम्प्लॉयर को भेजे हुए लेटर को पढ़ लेता है, तो वो डिफेंडेंट द्वारा कोई भी सफिशिएंट पब्लिकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा और साथ ही डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अगर प्लेंटिफ को कोई डेफेमेटरी लेटर सेंड किया जाता है और बिना प्लेंटिफ की परमिशन के उसे कोई और पढ़ ले, तो वो सफिशिएंट पब्लिकेशन माना जाएगा। अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई भी डेफेमेटरी मैटर पॉडकास्ट करता है तो डिफेंडेंट उसके लिए लायबल होगा। महेंद्र राम वर्सेस हरमंदन प्रसाद, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1958। इस केस में डिफेंडेंट एक डेफेमेटरी लेटर सेंड करता है प्लेंटिफ को, जो कि उर्दू में लिखा होता है। प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है, जिसके लिए वो किसी तीसरे पर्सन से उस लेटर को पढ़वाता है। तो इस केस में ये हेड किया गया कि डिफेंडेंट तब तक लायबल नहीं होगा जब तक डिफेंडेंट को ये पता ना हो कि प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है। लेकिन डिफेंडेंट ये बात जानता था कि प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है और वो किसी तीसरे की मदद लेगा उस लेटर को पढ़ने के लिए, जिसके चलते डिफेंडेंट लायबल होता है। अरोमुगा मुदालियर वर्सेस अनामलाई मुदालियर 1966। इस केस में दो पर्सन जॉइंटली प्लेंटिफ को एक डेफेमेटरी लिखकर सेंड करते हैं थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से। दोनों डिफेंडेंट ने लेटर जॉइंटली मिलकर लिखा होता है, जिसके बीच में पब्लिकेशन नहीं होती है, और साथ ही लेटर रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंचा था प्लेंटिफ के, जिसके चलते अगर कोई थर्ड पर्सन भी प्लेंटिफ की बिना परमिशन के उसका लेटर रीड करता है कुछ और पर्सन्स के बीच में, तो भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लॉ का कहना है हस्बैंड और वाइफ एक पर्सन है। अगर उनके बीच में कोई डिफेमेटरी मैटर का कम्युनिकेशन भी होता है तो वो एक पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। टीजे पुनन वर्सेस एमसी वर्गीस, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1970। इस केस में टीजे पुनन अपनी वाइफ मिसेस राठी को कुछ लेटर्स सेंड करता है मिसेस राठी के फादर के डेफेमेटरी मैटर से रिलेटेड।
मिसेस राठी वो लेटर अपने फादर को सेंड कर देती हैं, जिसके बाद मिसेस राठी के फादर अपने सन इन लॉ पर एक लीगल एक्शन लेते हैं। वो अपनी कंप्लेन में ये कहते हैं कि उनके सन इन लॉ ने उनके बारे में कुछ डेफेमेटरी मैटर एक लेटर में लिखे हैं, जिसके बिहाफ में टीजे का कहना होता है कि वो लेटर्स उन्होंने अपनी वाइफ को लिखे होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो लेटर एज अ एविडेंस उनकी कंसेंट के बिना एडमिसेबल नहीं हो सकते। डिफेंसेस ऑफ डेफेमेशन, इसके 3 डिफेंस हैं। पहला जस्टिफिकेशन और ट्रुथ, फेयर कमेंट और प्रिविलेज, जो कि है एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। इनिशियली प्लेंटिफ पे ये बर्डन होता है कि उसे प्रूव करना होता है कि डिफेंडेंट ने उसे डिफेम किया है। अगर प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है कि डिफेंडेंट ने किसी डेफेमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करके प्लेंटिफ को डिफेम किया है, तभी डिफेंडेंट ये अवेलेबल डिफेंस ले पाएगा। डिफेंडेंट को इन डिफेंसेस को प्रोवाइड करने का रीज़न ये है कि लॉ हर किसी इंडिविजुअल को किसी माइनर इंजरीज और डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन पे नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर पर कोई बात नहीं कही गई हो। पहला डिफेंस जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। डिफेंडेंट इस बात को कह के डिफेंस ले सकता है कि उसकी बोली गई स्टेटमेंट ट्रुथ और करेक्ट थी। साथ ही टॉर्ट्स में जस्टिफिकेशन एंड ट्रुथ एक कंप्लीट डिफेंस है और वहीं क्रिमिनल लॉ में ये कोई डिफेंस नहीं है। दूसरा डिफेंस फेयर कमेंट। डिफेंडेंट इस बात को कह कर के डिफेंस ले सकता है कि उसकी कही गई स्टेटमेंट उसका सिर्फ एक ओपिनियन है। साथ ही बोली गई स्टेटमेंट फेयर होनी चाहिए, जिसमें किसी के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं हो और स्टेटमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में हो। पब्लिक इंटरेस्ट में जुडिशरी पर दी गई स्टेटमेंट एक गुड फेथ में और साथ ही पब्लिक कंपनीज पे भी दी गई स्टेटमेंट एक फेयर कमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को लेकर के हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं और साथ ही हम कुछ लोकल अथॉरिटीज़ लाइक पब्लिक मीटिंग्स, पिक्चर्स, थिएटर्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, कोई नॉवेल्स, कोई बुक्स, उसमें हम अपने फैक्ट्स रख सकते हैं एक गुड फेथ में। लेकिन फेयर कमेंट भी सिर्फ तब तक माना जाएगा जब तक आप सिर्फ अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं। अगर आप किसी को जज कर रहे हैं, आप किसी के कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं तो रॉन्ग है वो। और साथ ही आप आर्मी के बारे में कोई भी रॉन्ग और मिस स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आर्मी के बारे में एक मिस स्टेटमेंट कहना मतलब आर्मी को चैलेंज करना, जो कि एक पनिशबल ऑफेंस है। आर्मी एज अ सोवरेन एक्ट करती है, जिसके लॉफुल कमांड्स को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल आर्मी की डिटर्मिनेशन को क्वेश्चन करता है तो वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 499 आईपीसी डेफेमेशन के लिए लायबल होगा। तीसरा डिफेंस प्रिविलेज। लॉ एक पर्सन को ये राइट देता है कि किसी सर्टन ओकेशन पे अगर वो किसी पर्सन के बारे में कुछ अनलॉफुल या एक मिस स्टेटमेंट पब्लिश करता है तो वो उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इन शॉर्ट डिफेंडेंट एक प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है, जिसमें अगर किसी सर्टन ओकेजन पे वो प्लेंटिफ के बारे में कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश भी करता है तो वो एक्शनेबल नहीं होगी। प्रिविलेज के 2 पार्ट्स हैं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज और क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज, डिफेंडेंट की दी गई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर वो चाहे फॉल्स और मैलिशियस ही क्यों ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लॉ इन प्रिविलेजेस को इसीलिए भी प्रोवाइड करता है ताकि हम बिना किसी इंटरफेरेंस के किसी भी प्रोसीडिंग्स को फ्रीली और फेयरली कंडक्ट करवा सकें। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अंडर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स के पास ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स मेंबर्स कोई भी रॉन्ग और मिस स्टेटमेंट दें तो वो डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी। और वहीं स्टेट लेजिस्लेचर भी इस एब्सोल्यूट प्रिविलेज को एंजॉय करती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जज, प्रोसिक्यूटर और पार्टीज भी एब्सोल्यूट प्रिविलेज को एंजॉय करती हैं और साथ ही कोर्ट में कोई भी बोली या रिटन स्टेटमेंट डेफेमेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। वी नारायण वर्सेस ई शुभा अन्ना, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1975। इस केस में डिफेंडेंट यानी कि रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ यानी कि अपेलेंट पे एक फॉल्स कंप्लेन फाइल करता है। इस कंप्लेन में वो
प्लेंटिफ यानी कि अपेलेंट पर रॉबरी का एक्यूजिशन लगाता है, क्योंकि रिस्पोंडेंट इस केस में एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंजॉय कर रहा होता है, जिसके चलते वो लायबल नहीं होता है। जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस राफत अली खान, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1938। इस केस में प्लेंटिफ कोर्ट रूम में एज अ डिफेंस विटनेस एग्जामाइन किया जाता है एक डिफेंडेंट द्वारा, जो कि कोर्ट के मैजिस्ट्रेट होते हैं। इस जुडिशियल प्रोसीडिंग के बीच डिफेंडेंट प्लेंटिफ को एक स्टेटमेंट में डिसऑनेस्ट, लायर एंड फुलिश बोलते हैं, और साथ ही मैजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि उनकी इंटेंशन प्लेंटिफ की रेपुटेशन को डाउन करने की थी, पर ड्यूरिंग दैट टाइम वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके चलते वो इस डेफामेशन के लिए लायबल नहीं होते हैं। स्टेट कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट प्रिविलेज का तीसरा पार्ट, जो ये कहता है कि कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर कोई पब्लिक सर्वेंट और अ सीनियर ऑफिसर किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट को कोई भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करता है तो वो डेफेमेशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज ही वॉज प्रैक्टिसिंग एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज एट दैट टाइम। क्वालिफाइड प्रिविलेज, डिफेंडेंट को क्वालिफाइड प्रिविलेज एज अ डिफेंस तभी प्रोवाइड की जाएगी जब उसके द्वारा बोली गई स्टेटमेंट एक गुड फेथ में दी गई स्टेटमेंट हो, और उसी के साथ डिफेंडेंट को इस डिफेंस को अवेल करने के लिए इन 2 पॉइंट्स को प्रूव करना होगा कि पहला, दी गई स्टेटमेंट एक प्रिविलेज्ड ओकेशन में दी गई हो, दूसरा, दी गई स्टेटमेंट किसी को हर्ट करने की इंटेंशन से ना बोली हो, यानी कि गुड फेथ में दी हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए, जो कि एक मैजिस्ट्रेट है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है अपने सुपीरियर ऑफिसर को सबमिट करने के लिए, जिसमें वो जेड के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाता है, और साथ ही ए के द्वारा लगाया हुआ इल्ज़ाम गुड फेथ में होता है, जिसके चलते ए क्वालिफाइड प्रिविलेज एंजॉय कर रहा होता है। क्वेश्चन टाइम। सपोज ए बी को एक रजिस्टर पोस्ट के थ्रू डेफेमेटरी लेटर सेंड करता है। बी उस लेटर को अपने बाकी कलीग्स के साथ शेयर कर देता है, जिससे वो डिफेम हो जाता है। क्या बी की डेफेमेशन के लिए ए जिम्मेदार होगा?